सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो नियम 2 उसका भाग 30 है वह किससे संबंधित है? संविधान से, राजकोषीय नियम से, क्षेत्रीय अधिकारी से या स्थानीय प्राधिकरण से? तो GFAR या सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो नियम 2 का भाग 30 है वह राजकोषीय नियम से संबंधित है। ठीक है, जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो नियम 230 है इसमें राजकोषीय नियम को परिभाषित किया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कितनी राशि से अधिक की खरीद से संबंधित समझौतों एवं अनुबंधों की प्रतिलिपियां महालेखाकार अंकेक्षण राजस्थान के पास भेजी जाएंगी? कितनी राशि से अधिक की खरीद से संबंधित समझौतों एवं अनुबंधों की प्रतिलिपियां महालेखाकार अंकेक्षण राजस्थान के पास भेजी जाएंगी? 50,000, 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख? तो जो 1 लाख से अधिक की जो खरीद होती है उससे संबंधित समझौतों एवं अनुबंधों की प्रतिलिपियां हैं वह महालेखाकार अंकेक्षण राजस्थान के पास भेजी जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है हानियों के संबंध में संबंधित अधिकारी द्वारा हानियों का प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा? तो हानियों के संबंध में संबंधित अधिकारी द्वारा हानियों का प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा? विभागाध्यक्ष, लेखाकार, महालेखाकार या नियंत्रण अधिकारी? तो हानियों के संबंध में जो अधिकारी द्वारा जो हानियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है वह महालेखाकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के किस नियम में ई भुगतान को परिभाषित किया गया है? तो इसमें ये पूछा गया है कि जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम GFAR है उसके किस नियम में ई भुगतान, ई पेमेंट को परिभाषित किया गया है? नियम 231, नियम 232, नियम 233, नियम 234? तो जो ई भुगतान को परिभाषित किया गया है सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में वह नियम 2 के भाग 31 में किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है राजकोष में रोकड़ धन की हानि के प्रत्येक मामले के संबंध में किसे सूचित किया जाएगा? निरीक्षण विभाग, गृह विभाग, लेखा विभाग या वित्त विभाग? तो अगर राजकोष में रोकड़ धन की कोई हानि होती है तो उसके प्रत्येक मामले के संबंध में वित्त विभाग को सूचित किया जाएगा। ऑप्शन द। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कितनी राशि से कम की हानि के मामले को महालेखाकार को सूचित करना आवश्यक नहीं होता है? 500 रुपए से कम, 1000 रुपए से कम, 2000 रुपए से कम या 5000 रुपए से कम? तो 2000 रुपए से कम की हानि का अगर कोई मामला होता है तो उसको महालेखाकार को सूचित करना आवश्यक नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 2 उसका भाग 31 संबंधित है विभागाध्यक्ष से, राजकोष नियम से, ईग्रास से या सरकार से? तो GFAR सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो नियम 2 का भाग 31 है वह ईग्रास से संबंधित है। ईग्रास से संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है ऐसी हानियों के मामले जो प्रणाली के दोष का खुलासा करती हैं उसके संबंध में किसे रिपोर्ट दी जाएगी? अंकेक्षक को, लेखाकार को, सरकार को या महालेखाकार को? तो ऐसी हानियों के मामले जो प्रणाली के दोष का खुलासा करते हैं उसके संबंध में सरकार को रिपोर्ट दी जाएगी। सरकार को। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है माल की खरीद के मामले में पुनः निविदा या पुनः नीलामी या पुनः बिक्री के कारण कितने रुपए से अधिक के घाटे की सूचना महालेखाकार और प्रशासन विभाग को दी जाएगी? इसमें पूछा है माल की खरीद के मामले में पुनः निविदा या पुनः नीलामी या पुनः बिक्री के कारण कितने रुपए से अधिक के घाटे की सूचना महालेखाकार और प्रशासन विभाग को दी जाएगी? 500 रुपए से अधिक, 1000 रुपए से अधिक, 2000 रुपए से अधिक या 5000 रुपए से अधिक? तो माल की खरीद के मामले में पुनः निविदा, पुनः नीलामी या पुनः बिक्री के मामले में अगर 2000 रुपए से अधिक का कोई घाटा होता है तो उसकी सूचना महालेखाकार और प्रशासन विभाग को दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है उन हानियों का विवरण जिनके संबंध में सरकार को रिपोर्ट नहीं की गई थी के संबंध में प्रशासनिक विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत कौन करेगा? लेखाकार, विभाग का प्रमुख, अंकेक्षक या महालेखाकार? तो उन हानियों का विवरण जिसके संबंध में सरकार को रिपोर्ट नहीं की गई थी उसके संबंध में प्रशासनिक विभाग को रिपोर्ट विभाग का प्रमुख या विभाग के प्रमुख द्वारा की जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के किस नियम में ई नीलामी को परिभाषित किया गया है? नियम 2 भाग 33, नियम 234, नियम 235 या नियम 236? तो जो ई नीलामी, ई ऑक्शन है उसको सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो नियम 234 है
234 उसमें परिभाषित किया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, दुर्विनियोजन आदि का एक रजिस्टर किस प्रारूप में रखा जाएगा? GA19, GA51, GA52 या GA163, GA19, GA51, GA52 या GA163? तो जो दुर्विनियोजन आदि का एक रजिस्टर होता है वह विभाग द्वारा GA163 के प्रारूप में रखा जाएगा, GA163। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, दुर्विनियोजन के संबंध में संबंधित अधिकारी किस विभाग को आवश्यक कारणों एवं परिस्थितियों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट भेजेगा? निदेशक निरीक्षण विभाग राजस्थान, वित्त विभाग, प्रशासनिक विभाग या उपयुक्त सभी? तो दुर्विनियोजन के संबंध में जो संबंधित अधिकारी है वह जो निदेशक निरीक्षण विभाग राजस्थान है, वित्त विभाग है, प्रशासनिक विभाग है, उपयुक्त सभी, ये जो सभी हैं इनको आवश्यक कारणों एवं परिस्थितियों के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट भेजेगा। संबंधित अधिकारी दुर्विनियोजन के संबंध में आवश्यक कारणों एवं परिस्थितियों के साथ। ठीक है, निदेशक निरीक्षण विभाग राजस्थान को, वित्त विभाग को, प्रशासनिक विभाग को, उपयुक्त सभी को रिपोर्ट भेजेगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कितनी राशि से अधिक की अचल संपत्ति के प्राकृतिक नुकसान से होने वाली या अन्य कारणों से होने वाले नुकसान की सूचना विभागीय अधिकारी द्वारा एक बार विभागाध्यक्ष को और बाद में सरकार को देनी होगी? 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए या 25,000 रुपए? तो जो 15,000 रुपए होता है, 15,000 रुपए से अधिक की जो अचल संपत्ति होती है उसके प्राकृतिक नुकसान से होने वाली या अन्य कारणों से होने वाले नुकसान की सूचना विभागीय अधिकारी द्वारा एक बार तो विभागाध्यक्ष को और बाद में सरकार को देनी होगी 15,000 रुपए से अधिक की अचल संपत्ति के नुकसान से। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दुर्घटना से होने वाले नुकसान की रिपोर्ट की प्रति या उसका सार विभागीय अधिकारी द्वारा किस अधिकारी को भेजा जाएगा? दुर्घटना से होने वाले नुकसान की रिपोर्ट की प्रति या उसका सार विभागीय अधिकारी द्वारा किस अधिकारी को भेजा जाएगा? विभागाध्यक्ष, नियंत्रण अधिकारी, महालेखाकार या आहरण एवं वितरण अधिकारी? तो जो दुर्घटना से होने वाला जो नुकसान है उसकी रिपोर्ट की एक प्रति और उसका सार विभागीय अधिकारी द्वारा महालेखाकार को भेजा जाएगा, महालेखाकार को, ऑप्शन से। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, 15,000 रुपए से कम के नुकसान को किसे सूचित किया जाना जारी रहेगा? महालेखाकार को, विभागाध्यक्ष को, वित्त विभाग को या नियंत्रण अधिकारी को? यदि विभाग में कोई 15,000 रुपए से कम का नुकसान होता है तो उसे विभाग अध्यक्ष को ही सूचित किया जाना जारी रहेगा, उसके संबंध में महालेखाकार को सूचना भेजने की आवश्यकता नहीं है अगर नुकसान 15,000 रुपए से कम का है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी धोखाधड़ी या लापरवाही से सरकार को होने वाली हानि के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा? विभाग अध्यक्ष को, नियंत्रण अधिकारी को, लेखाकार को या कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से? यदि कोई धोखाधड़ी होती है या कोई लापरवाही होती है किसी कर्मचारी द्वारा तो उससे होने वाली हानि के लिए उसी कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी धोखाधड़ी या लापरवाही आदि से होने वाली हानियों या उत्तरदायित्व एवं ऐसी हानि की जिम्मेदारी के प्रवर्तन को विनियमित करने के विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। धोखाधड़ी या लापरवाही आदि से होने वाली हानियों या उत्तरदायित्व एवं ऐसी हानि की जिम्मेदारी के प्रवर्तन को विनियमित करने के विस्तृत निर्देश दिए गए हैं परिशिष्ट 6 में, परिशिष्ट 5 में, परिशिष्ट 4 में या परिशिष्ट 3 में। तो जो परिशिष्ट नंबर 3 है, अपेंडिक्स नंबर 3 है, उसमें धोखाधड़ी या लापरवाही आदि से होने वाली हानियों या उत्तरदायित्व एवं ऐसी हानि की जिम्मेदारी के प्रवर्तन को विनियमित करने के विस्तृत निर्देश दिए गए हैं परिशिष्ट 3 में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, धोखाधड़ी व्यक्तियों द्वारा लापरवाही या अन्य कारणों से खोए गए माल या सार्वजनिक धन के अपरिवर्तनीय मूल्य के निरस्तीकरण की मंजूरी दे सकता है? लेखाकार, नियंत्रण अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी या वितरण अधिकारी? तो जो सक्षम प्राधिकारी होता है वह धोखाधड़ी व्यक्तियों द्वारा लापरवाही या अन्य कारणों से खोए गए माल या सार्वजनिक धन के अपरिवर्तनीय मूल्य के निरस्तीकरण की मंजूरी दे सकता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नकदी की हानि के नुकसान के व्यक्तिगत मामलों के निरस्तीकरण से पूर्व किसे सूचित किया जाएगा? जो नकदी या कैश की हानि होती है उसके नुकसान के जो व्यक्तिगत मामले हैं उसको निरस्त करने से पूर्व किसे सूचित किया जाएगा? महालेखाकार को, निदेशक निरीक्षण विभाग को, नियंत्रण अधिकारी को या अंकेक्षक को?
तो जो नकदी की हानि का नुकसान होता है उसके व्यक्तिगत मामलों में निरस्तीकरण से पूर्व निदेशक निरीक्षण विभाग को सूचित किया जाएगा, निदेशक निरीक्षण विभाग को। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विभागीय विनियमन किसके अनुमोदन से बनाए जाएंगे? जो विभागीय विनियमन होगा वह किसके अनुमोदन से बनाया जाएगा? वित्त विभाग, गृह विभाग, लेखा विभाग या राज्यपाल। तो जो विभागीय विनियमन है वह वित्त विभाग के अनुमोदन से बनाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लेखा अधिकारियों, सहायक लेखाधिकारियों, लेखाकारों एवं कनिष्ठ लेखाकारों के कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां किस परिशिष्ट में दी गई हैं? परिशिष्ट 1 एवं 2, परिशिष्ट 2 एवं 3, परिशिष्ट 3 एवं 4 या परिशिष्ट 4 एवं 5। तो जो लेखा अधिकारी हैं, सहायक लेखा अधिकारी हैं, लेखाकार हैं, कनिष्ठ लेखाकार हैं, इनके कर्तव्य एवं जो जिम्मेदारियां हैं वह परिशिष्ट 4 एवं 5 में दी गई हैं, अपेंडिक्स 4 एंड 5 में। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, लेखाधिकारी इत्यादि के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व तो किस नियम में बताए गए हैं? नियम 22, नियम 23, नियम 24 या नियम 25। तो लेखा अधिकारी इत्यादि के कर्तव्य एवं जो उत्तरदायित्व हैं वह नियम 25 में बताए गए हैं। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 25 में लेखाधिकारी इत्यादि के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व बताए गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विभागीय विनियमन से संबंधित नियम है नियम 24, नियम 25, नियम 26 या नियम 27। तो जो विभागीय विनियमन है उससे संबंधित नियम है सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का, वह है नियम 24। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नियम 22 संबंधित है, रूल 22 संबंधित है सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का, नियम 22 या रूल 22 संबंधित है विभागीय विनियमन से, हानियों इत्यादि के उत्तरदायित्व से, हानियों के प्रतिवेदन से या खातों के रख रखाव से। तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो नियम नंबर 22 है वह हानियों इत्यादि के उत्तरदायित्व से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हानियों इत्यादि का निरस्तीकरण से संबंधित नियम है नियम 21, नियम 22, नियम 23 या 24। तो जो हानियों इत्यादि का जो निरस्तीकरण है वह नियम नंबर 23 से संबंधित है। ठीक है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 23 में हानियों इत्यादि के निरस्तीकरण के बारे में बताया गया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 20 है वह संबंधित है हानियों के प्रतिवेदन से, दुर्घटनाओं से, संविदाओं से या खातों के सार से। तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम नंबर 20 है वह हानियों के प्रतिवेदन से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विभागीय अधिकारियों के उत्तरदायित्व बताए गए हैं नियम नंबर 15 में, नियम नंबर 16 में, नियम 17 में या नियम 18 में। तो विभागीय जो अधिकारी हैं उनके उत्तरदायित्व हैं वह नियम नंबर 16 में बताए गए हैं। रूल नंबर 16 ऑफ GF&AR इज रिलेटेड टू विभागीय अधिकारियों के उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नियम 13 संबंधित है विभागीय अधिकारियों के उत्तरदायित्व, वित्तीय शिष्टाचार के मानक, विभागाध्यक्ष या भुगतान में देरी को टालना। तो जो नियम 13 है वह भुगतान में देरी को टालने से संबंधित है कि जो भुगतान निर्विवाद रूप से देय हैं उनमें जो देरी को टाला जाएगा, किसी भी प्रकार की देरी नहीं की जाएगी। यह हमें नियम नंबर 13 बताता है सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वित्तीय स्वामित्व के मानक बताए गए हैं नियम नंबर 9 में, नियम 10 में, नियम 11 में या नियम 12 में। तो जो वित्तीय स्वामित्व के मानक हैं वह नियम नंबर 10 में बताए गए हैं। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 10 संबंधित है वित्तीय स्वामित्व के मानक। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 11 संबंधित है वित्तीय शिष्टाचार के मानक से, व्ययों पर नियंत्रण से, संविदाओं से या अंकेक्षण की सूचना के लिए मांग से। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो नियम नंबर 11 है वह व्ययों पर नियंत्रण से संबंधित है, कंट्रोल ऑन एक्सपेंडिचर। ठीक है, रूल नंबर 11 जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंट्स रूल्स। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, लोक निधि से व्यय करने की आवश्यक शर्तें बताई गई हैं। लोक निधि से व्यय करने की आवश्यक शर्तें बताई गई हैं नियम नंबर 7 में, नियम नंबर 8 में, नियम नंबर 9 में या नियम नंबर 10 में। तो जो लोक निधि से व्यय करने की आवश्यक शर्तें हैं वह सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम नंबर 9 में बताई गई हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 7 में बताया गया है, धन की प्राप्तियां सामान्य, राजकोष से धन का निकास, आकलन, संग्रह एवं नियंत्रण या वित्तीय शिष्टाचार के मानक। तो जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंट्स रूल्स सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का रूल नंबर 7 या नियम 7 है
उसमें आकलन, संग्रह एवं नियंत्रण के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो अध्याय 3 या चैप्टर 3 है वह संबंधित है विभागीय नियमन से, सामान्य नियंत्रण प्रणाली से, राजस्व एवं प्राप्तियों से या सामान्य प्रबंधन की प्रणाली से। तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो अध्याय 3 है वह राजस्व एवं प्राप्तियों से संबंधित है, रेवेन्यू एंड रिसीट से संबंधित है। जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंट्स रूल्स चैप्टर 3। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यह देखना किस अधिकारी का कर्तव्य है कि सरकार को देय सभी राशियों का नियमित रूप से तुरंत मूल्यांकन, वसूली एवं लेखा जोखा किया गया है। महालेखाकार, नियंत्रक अधिकारी, निरीक्षण अधिकारी या अंकेक्षक। तो यह देखना नियंत्रण जो अधिकारी है, नियंत्रक अधिकारी है, उसका कर्तव्य है कि जो सरकार को देय सभी राशियां हैं उनका नियमित रूप से तुरंत मूल्यांकन, वसूली एवं लेखा जोखा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा नियंत्रक अधिकारी, ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह देखना किस अधिकारी का कर्तव्य है कि राज्य की संचित निधि और लोक लेखा खाते में सरकार को देय सभी राशियों को विधिवत रूप से जमा किया जाता है। ठीक है, इसके ऑप्शन है नियंत्रण अधिकारी, विभागाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख या राजपत्रित अधिकारी। तो यह देखना भी नियंत्रण अधिकारी या कंट्रोलिंग ऑफिसर का कर्तव्य है कि राज्य की जो संचित निधि है और जो लोक लेखा खाते हैं उसमें सरकार को देय सभी राशियों को विधिवत रूप से जमा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण अधिकारी अपने अधीनस्थों से मासिक लेखाओं और विवरणियों को किस प्रारूप में प्राप्त करेगा। जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है वह जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उससे जो मासिक लेखा और जो विवरणी है उनको किस प्रारूप में प्राप्त करेगा, GA13, GA14, GA15 या GA16। तो जो नियंत्रण अधिकारी है वह अपने जो अधीनस्थ हैं उनसे मासिक लेखाओं और विवरणियों हैं उनको GA13 या GA13 के प्रारूप में प्राप्त करेगा, GA13। ठीक है, ऑप्शन है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कोषागार में जमा की गई राशि की तुलना महालेखाकार द्वारा प्रस्तुत राजकोष जमा विवरण के साथ किस अधिकारी द्वारा की जाएगी। कोषागार में जमा की गई राशि की तुलना महालेखाकार द्वारा प्रस्तुत राजकोष जमा विवरण के साथ किस अधिकारी द्वारा की जाएगी। नियंत्रक अधिकारी, आहरण एवं वितरण अधिकारी, विभागाध्यक्ष या लेखाकार। तो जो नियंत्रक अधिकारी है उसके द्वारा कोषागार में जमा की गई राशि की तुलना महालेखाकार द्वारा प्रस्तुत राजकोष जमा विवरण के साथ की जाएगी। तो कोषागार में जमा की गई राशि की तुलना महालेखाकार द्वारा जो प्रस्तुत राजकोष जमा विवरण है उसके साथ नियंत्रक अधिकारी द्वारा की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, महालेखाकार अपने खातों से प्रत्येक माह में जमा की गई राशियों को दर्शाने वाला एक सार किस अधिकारी को भेजेगा। महालेखाकार अपने खातों से प्रत्येक माह में जमा की गई राशियों को दर्शाने वाला एक सार किस अधिकारी को भेजेगा। आहरण एवं वितरण अधिकारी, नियंत्रण अधिकारी, लेखाकार या विभागाध्यक्ष। तो जो महालेखाकार है वह अपने खातों से प्रत्येक माह में जमा की गई राशियों को दर्शाने वाला एक सार जो नियंत्रण अधिकारी कंट्रोलिंग ऑफिसर है उसको भेजेगा, नियंत्रण अधिकारी को। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विभागीय अधिकारियों द्वारा राजस्व प्राप्तियों के वर्गीकरण में पता लगाई गई त्रुटियों का विवरण संबंधित कोषाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को किस प्रारूप में भिजवाया जाएगा। जो विभागीय अधिकारी हैं उनके द्वारा जो राजस्व प्राप्तियों के वर्गीकरण में जो पता लगाई गई त्रुटियां हैं उनका विवरण संबंधित कोषाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को किस प्रारूप में भिजवाया जाएगा। GA15, GA21, GA13 या GA19। तो जो विभागीय अधिकारी हैं उनके द्वारा राजस्व की जो प्राप्तियों का जो वर्गीकरण है उसमें जो पता लगाई गई त्रुटियों हैं उनका विवरण संबंधित कोषाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को GA15 के प्रारूप में भिजवाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि लेखा शीर्ष 8005 एवं 8011 के संबंध में त्रुटियों का पता चलता है तो कौन पूरे वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित प्रपत्र में खातों में सुधार के लिए एकल समेकित मांग पत्र तैयार करेगा। यदि लेखा शीर्ष 8005 एवं 8011 के संबंध में त्रुटियों का पता चलता है तो कौन पूरे वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित प्रपत्र में खातों में सुधार के लिए एकल समेकित मांग पत्र तैयार करेगा। अंकेक्षण विभाग का निदेशक, लेखांकन विभाग का निदेशक, निरीक्षण विभाग का निदेशक या भविष्य निधि विभाग का निदेशक। तो यदि लेखा शीर्ष
8005 एवं 8011 के संबंध में त्रुटियों का पता चलता है, तो जो भविष्य निधि विभाग का निदेशक है वह पूरे वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित प्रपत्र में खातों में सुधार के लिए एकल समेकित मांग पत्र तैयार करेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो नियम 27 या नियम 27 है वह संबंधित है प्राप्तियों एवं खातों के संबंध में कर्तव्य, लेखा अधिकारियों के कर्तव्य एवं दायित्व, हानियों का निरस्तीकरण या आय का संकलन। तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो नियम 27 या रूल 27 है वह प्राप्तियों एवं खातों के संबंध में कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, खातों का सार है रूल 25, रूल 26, रूल 27 या रूल 28। जो खातों का सार है वह है नियम 25, नियम 26, नियम 27 या नियम 28। तो जो नियम 28 है उसमें खातों के सार के बारे में बताया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। ठीक है, नियम 28। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन, संग्रह, छूट आदि के संबंध में विस्तृत नियम और प्रक्रिया और राजस्व के लिए रसीदें प्रदान करना किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा। मूल्यांकन, संग्रह, छूट आदि के संबंध में विस्तृत नियम और प्रक्रिया और राजस्व के लिए रसीदें प्रदान करना किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा। लेखांकन विभाग के विनियमों द्वारा, अंकेक्षण विभाग के विनियमों द्वारा, राजस्व संग्रहण विभाग के विनियमों द्वारा या वित्त एवं प्रशासन विभाग के विनियमों द्वारा। तो जो मूल्यांकन, संग्रह, छूट आदि के संबंध में विस्तृत नियम और प्रक्रिया और राजस्व के लिए रसीदें प्रदान करना राजस्व संग्रह विभाग के विनियमों द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्व संग्रहण विभाग के विनियमों द्वारा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विभागाध्यक्ष अपने राजस्व संकलन की प्रक्रिया से वित्त विभाग को पूर्णतः किस प्रारूप द्वारा सूचित रखेंगे। GA 55 एवं GA 14, GA 56 एवं GA 15, GA 57 एवं GA 16 या GA 58 एवं GA 17। तो जो विभागाध्यक्ष हैं वे अपने राजस्व संकलन की प्रक्रिया से वित्त विभाग को पूर्णतः GA 55 एवं GA 14, GA 55 एवं GA 14 के द्वारा सूचित रखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सरकार को देय कोई भी राशि बिना किसी पर्याप्त कारण के बकाया नहीं छोड़ी जाएगी। यह किस नियम में बताया गया है। यह किस नियम में बताया गया है कि सरकार को देय कोई भी राशि बिना किसी पर्याप्त कारण के बकाया नहीं छोड़ी जाएगी। नियम 30, नियम 32, नियम 31 या नियम 33। तो सरकार को देय कोई भी राशि बिना किसी पर्याप्त कारण के बकाया नहीं छोड़ी जाएगी, यह सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 30 में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जब किसी किराए के भवन का रखरखाव लोक निर्माण विभाग के अलावा किसी अन्य सिविल विभाग को सौंपा जाता है तो इस भवन के किराए की उचित वसूली के लिए कौन जिम्मेदार होगा। लोक निर्माण विभाग का प्रमुख, पंचायती राज विभाग का प्रमुख, संबंधित विभाग का प्रमुख या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब किसी किराए के भवन का रखरखाव लोक निर्माण विभाग के अलावा किसी अन्य सिविल विभाग को सौंपा जाता है तो इस भवन के किराए की उचित वसूली के लिए संबंधित विभाग का प्रमुख जिम्मेदार होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी भी किराए के भवन के किराए के निर्धारण और वसूली की प्रक्रिया आमतौर पर किन नियमों द्वारा विनियमित होगी। किसी भी किराए के भवन के किराए के निर्धारण और वसूली की प्रक्रिया आमतौर पर किन नियमों द्वारा विनियमित होगी। गृह विभाग के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत आवासों पर लागू नियमों द्वारा, पंचायती राज विभाग के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत आवासों पर लागू नियमों द्वारा, लोक निर्माण विभाग के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत आवासों पर लागू नियमों द्वारा या शहरी प्रशासन विभाग के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत आवासों पर लागू नियमों द्वारा। तो किसी भी किराए के भवन के किराए के निर्धारण में और वसूली की प्रक्रिया में आमतौर पर जो लोक निर्माण विभाग है उसके प्रत्यक्ष प्रभार के तहत जो आवास हैं उन पर जो लागू नियम होते हैं उनके द्वारा विनियमित किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 33 संबंधित है किराए एवं जुर्माने का निर्धारण एवं वसूली, भूमि एवं भवन का किराया, विभागीय नियमन या हानियों का निरस्तीकरण। तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो रूल 33 या नियम 33 है वह भूमि एवं भवन के किराए से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किराए का आकलन एवं वसूली से संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है नियम 34, नियम 35, नियम 36 या नियम 37। तो किराए का आकलन एवं वसूली से संबंधित जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है वह है नियम 34 रूल 34। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मांग, वसूली और लगाए गए जुर्माने जिसके साथ अदालत व्यवहार करती है कि शेष राशि के साथ साथ उसके प्रतिदाय को दर्शाने वाला एक प्रपत्र
माह के अंत में एक निर्धारित विवरण में किसे प्रस्तुत करना होगा? जिलाधीश को, मुख्य सचिव को, जिला न्यायाधीश को या महालेखाकार को? तो जो मांग, वसूली और लगाए गए जुर्माने जिसके साथ अदालत व्यवहार करती है कि शेष राशि के साथ साथ उसके प्रतिदाय को दर्शाने वाला एक प्रपत्र माह के अंत में एक निर्धारित विवरण के साथ जिला न्यायाधीश को प्रस्तुत करना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन से जिला न्यायाधीश। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सरकार की विविध मांगों की वसूली की निगरानी जो सामान्य राजस्व प्रशासन के अंतर्गत नहीं आती है कि निगरानी कौन करेगा? नियंत्रण अधिकारी, आहरण अधिकारी, वितरण अधिकारी या महालेखाकार? तो जो सरकार की जो विविध मांगे हैं उनकी वसूली की निगरानी जो सामान्य राजस्व प्रशासन के अंतर्गत नहीं आती है उनकी निगरानी महालेखाकार द्वारा की जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जुर्माने के विवरण से संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है नियम 35, नियम 36, नियम 37 या नियम 38? तो जो नियम नंबर 36 है उसमें जुर्माने के विवरण के बारे में बताया गया है सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्व का दावा किसकी मंजूरी के बिना प्रेषित या त्याग नहीं किया जाएगा? सक्षम प्राधिकारी, राजपत्रित अधिकारी, नियंत्रण अधिकारी या आहरण एवं वितरण अधिकारी? तो जो राजस्व का दावा है वह सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना प्रेषित या त्याग नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सक्षम प्राधिकारी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्व की छूट और दावों के परित्याग का महालेखाकार को विवरण किस प्रारूप में किया जाएगा? राजस्व की छूट और दावों के परित्याग का महालेखाकार को विवरण किस प्रारूप में किया जाएगा? GA14, GA15, GA16 या GA17? तो राजस्व की छूट और दावों के परित्याग का महालेखाकार को विवरण GA16 के प्रारूप में किया जाएगा। आंसर से ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्व की छूट और दावों के परित्याग का वार्षिक विवरण विभागाध्यक्ष किस तिथि को महालेखाकार को प्रस्तुत करेंगे? तो जो राजस्व की छूट और दावों का जो परित्याग है उसका वार्षिक विवरण विभाग अध्यक्ष है वह 1 जून को महालेखाकार को प्रस्तुत करेंगे, 1 जून को। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, छूट इत्यादि के विवरण में कितने रुपए से कम की एकल छूट को शामिल नहीं करेंगे? जो छूट इत्यादि का विवरण है उसमें कितने रुपए से कम की एकल छूट को शामिल नहीं करेंगे? ऑप्शन है 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए या 5000 रुपए। तो जो छूट इत्यादि का विवरण है उसमें 500 रुपए से कम की एकल छूट को शामिल नहीं करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, छूट इत्यादि के संबंध में विवरण के प्रावधान निम्न में से किस विभाग पर लागू नहीं होते हैं? भू राजस्व विभाग, राज्य उत्पाद शुल्क विभाग, सिंचाई विभाग या चिकित्सा विभाग? तो छूट इत्यादि के संबंध में जो विवरण है उसके प्रावधान जो चिकित्सा विभाग है उस पर लागू नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा विभाग छूट इत्यादि के संबंध में विवरण महालेखाकार के स्थान पर किस विभाग को भेजेगा? चिकित्सा विभाग छूट इत्यादि के संबंध में विवरण महालेखाकार के स्थान पर किस विभाग को भेजेगा? गृह विभाग, निरीक्षण विभाग, वित्त विभाग या अंकेक्षण विभाग? तो जो चिकित्सा विभाग है वह छूट इत्यादि के संबंध में विवरण महालेखाकार के स्थान पर वित्त विभाग को भेजेगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आंतरिक जांच से संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है नियम 40, नियम 41, नियम 42 या नियम 43? तो आंतरिक जांच से संबंधित जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है वह है नियम नंबर 41 या 41। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विभाग राजस्व की छूट एवं परित्याग को परिभाषित करने के लिए अपने अधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु नियम बनाएंगे। यह किस नियम में बताया गया है? विभाग राजस्व की छूट एवं परित्याग को परिभाषित करने के लिए अपने अधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु नियम बनाएंगे। तो यह सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के किस नियम में बताया गया है? नियम 37, नियम 38, नियम 39 या नियम 40? तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का जो नियम 40 है उसमें यह बताया गया है कि विभाग है वह राजस्व की छूट एवं परित्याग को परिभाषित करने के लिए अपने अधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु नियम बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 39 या रूल 39 संबंधित है भूमि एवं भवन का किराया, जुर्माना, छूट इत्यादि का विवरण या दावों एवं आयों का परित्याग? तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का रूल नंबर 39 या नियम 39 है वह छूट इत्यादि के विवरण से संबंधित है।
ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है जुर्माने से संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखन नियम है नियम 34, नियम 35, नियम 36 या नियम 37। तो जुर्माने से संबंधित सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम है वह है नियम 35 या रूल 35। इसमें जुर्माने को बताया गया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का अध्याय 4 संबंधित है भुगतान से, सरकारी धन की प्राप्ति, इसका संरक्षण एवं ऐसे धन का राजकोष में भुगतान से, वित्तीय प्रबंध की सामान्य प्रणाली से या वित्तीय नियंत्रण की सामान्य प्रणाली से। तो जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का अध्याय 4 है सरकारी धन की प्राप्ति, इसका संरक्षण एवं ऐसे धन का राजकोष में भुगतान से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कितने रुपए से अधिक राशि की प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा अधिकृत माध्यम का प्रयोग किया जाएगा? 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए या 5000 रुपए। तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में बताया गया है कि जो 500 रुपए है उससे अधिक की राशि की प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा अधिकृत माध्यम का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है सरकारी बकाया या सरकारी खाते में प्राप्त होने वाली राशि किस माध्यम से प्राप्त की जा सकती है? चेक के माध्यम से, बैंकर्स चेक के माध्यम से, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से या उपरोक्त सभी माध्यमों से। तो सरकारी बकाया या सरकारी खाते में प्राप्त होने वाली जो राशि है वह चेक, बैंकर्स चेक, ड्राफ्ट, उपरोक्त सभी माध्यमों से प्राप्त की जा सकती है। तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर। सरकारी बकाया या सरकारी खाते में प्राप्त होने वाली राशि चेक, बैंकर्स चेक, बैंक ड्राफ्ट उपयुक्त सभी माध्यमों से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है तहसीलों, उप तहसीलों द्वारा नकदी संचालन हेतु कितने रुपए से अधिक धनराशि की सुरक्षित अभिरक्षा हेतु जिला कलेक्टर को नकदी संचालन व्यवस्था करनी होगी? 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए या 5000 रुपए। तो 500 रुपए से अधिक की अगर नकदी का संचालन होता है तहसीलों उप तहसीलों में तो उसकी सुरक्षित अभिरक्षा हेतु कलेक्टर को नकदी संचालन की व्यवस्था करनी होगी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है सरकारी बकाया या सरकारी खाते में प्राप्य धन प्राप्त किया जाएगा केवल वैध मुद्रा में, सिक्कों के रूप में, नोटों के रूप में या उपरोक्त सभी। तो सरकारी बकाया सरकारी खाते में प्राप्त धन वैध मुद्रा में, सिक्कों में, नोटों में, उपरोक्त सभी माध्यमों से प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है जहां बैंक द्वारा राजकोष में नगद कारोबार किया जाता है वहां चेक स्वीकार किए जा सकते हैं यदि चेक 5000 रुपए से अधिक राशि का है, यदि चेक को क्रॉस नहीं किया गया है, यदि चेक को क्रॉस कर दिया गया है और अकाउंट पे बना दिया गया है, या यदि चेक 5000 रुपए से कम राशि का है। तो जहां बैंक द्वारा राजकोष में नगद कारोबार किया जाता है वहां चेक स्वीकार किए जा सकते हैं यदि चेक को क्रॉस कर दिया गया है और अकाउंट पे बना दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है सरकार तब तक यह स्वीकार नहीं कर सकती कि भुगतान हो गया है जब तक चेक प्राप्त नहीं हो जाता है, चेक का भुगतान नहीं हो जाता है, चेक की पूर्णतः जांच नहीं कर ली जाती है या चेक भुगतान होने की 3 दिन बाद तक। तो सरकार तब तक यह स्वीकार नहीं कर सकती कि भुगतान हो गया है जब तक चेक का भुगतान नहीं हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है चेक की प्राप्ति होने पर पहली बार रसीद किस प्रारूप में प्रदान की जाएगी? GA51, GA52, GA53 या GA54। तो चेक की प्राप्ति होने पर जो पहली बार रसीद प्रदान की जाएगी वह GA52 के प्रारूप में प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है सरकारी बकाया या सरकारी खाते में प्राप्त होने वाली राशि किस माध्यम से प्राप्त की जा सकती है? पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, ई पेमेंट या उपरोक्त सभी। तो सरकारी बकाया या सरकारी खाते में प्राप्त होने वाली राशि पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, ई पेमेंट, उपरोक्त सभी माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है चेक बाउंस होने पर सरकार जुर्माना लगा सकती है, भुगतान दोगुना कर सकती है, पुनः भुगतान हेतु चेक का विकल्प हटा सकती है या आपराधिक कार्यवाही पर विचार कर सकती है। तो अगर कोई चेक बाउंस हो जाता है तो चेक बाउंस होने पर सरकार आपराधिक कार्यवाही पर विचार कर सकती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कुछ निश्चित तिथियों पर देयों के संबंध में आहर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि चेक प्राप्त करने वाले कार्यालय के राजकोष में भुगतान की तिथि से चेक प्राप्त हो जाए। पिछले कार्य दिवस पर, भुगतान की तिथि पर प्रातः काल तक, भुगतान की तिथि पर कार्यालय बंद होने के समय तक या भुगतान की तिथि के अगले कार्य दिवस तक।
तो इसमें बताया गया है सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार कुछ निश्चित तिथियों पर देयों के संबंध में आहर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि चेक प्राप्त करने वाले कार्यालय के राजकोष में भुगतान की तिथि से पिछले कार्य दिवस पर चेक प्राप्त हो जाए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है सरकारी देय राशि के भुगतान के अंतिम दिन प्राप्त होने वाले चेक को अधिकारी अस्वीकार कर सकता है। भुगतानकर्ता के विवेक पर, अपने विवेक पर अस्वीकार नहीं कर सकता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सरकारी देय राशि के भुगतान के अंतिम दिन प्राप्त होने वाले चेक को अधिकारी अपने स्वयं के विवेक पर अस्वीकार कर सकता है। ऑप्शन ब, अपने स्वयं के विवेक पर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है सरकारी देय राशि के भुगतान के अंतिम दिन के बाद प्राप्त होने वाले चेक प्रातः काल तक स्वीकार किए जाएंगे, सशर्त स्वीकार किए जाएंगे, शपथ पत्र के साथ स्वीकार किए जाएंगे या स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो जो सरकारी देय राशि है उसके भुगतान के अंतिम दिन के बाद अगर कोई चेक प्राप्त होते हैं तो वे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन द। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ई ग्रास का पूरा नाम है। ई ग्रास का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसिप्ट ऑडिटिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसिप्ट एक्सेसिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स अकाउंटिंग सिस्टम। तो जो ई ग्रास है उसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ई ग्रास। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है IFMS का पूरा नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम या इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो IFMS होता है इसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कोई भी ऑनलाइन भुगतान करने हेतु प्रेषक लॉगिन करेगा ebank.rajasthan.nic.in पर, eGras.rajasthan.nic.in पर, epayment.rajasthan.nic.in पर या emitra.rajasthan.nic.in पर। तो जो कोई भी ऑनलाइन भुगतान करने हेतु जो प्रेषक है वह https://egras.rajasthan.nic.in पर लॉगिन करेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन लेन देन में प्रत्येक लेन देन के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या बनाई जाएगी जिसे कहेंगे CRN, GRN, NRN या SRN। तो ऑनलाइन लेन देन में प्रत्येक लेन देन के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या बनाई जाएगी जिसे GRN कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है GRN का पूरा नाम है गवर्नमेंट रेडर नंबर, गवर्नमेंट रिसिप्ट नंबर, गवर्नमेंट रिकॉर्ड नंबर या गवर्नमेंट रेफरेंस नंबर। तो जो GRN बनाया जाएगा उसका पूरा नाम होगा गवर्नमेंट रेफरेंस नंबर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है ई ग्रास का पूरा नाम क्या है। पहले इंग्लिश में था, अब हिंदी में है कि ई ग्रास है उसका पूरा नाम क्या है। इलेक्ट्रॉनिक राजकीय रसीद लेखा प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक राजकीय रिकॉर्ड लेखा प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक राजकीय रसीद अंकेक्षण प्रणाली या इलेक्ट्रॉनिक राजकीय रिकॉर्ड अंकेक्षण प्रणाली। तो जो ई ग्रास है इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक राजकीय रसीद लेखा प्रणाली। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है IFMS का पूरा नाम है अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, एकीकृत वित्तीय प्रबंध प्रणाली, भारतीय वित्तीय प्रबंध प्रणाली या आंतरिक वित्तीय प्रबंध प्रणाली। तो IFMS का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम और हिंदी में हो जाएगा एकीकृत वित्तीय प्रबंध प्रणाली, ऑप्शन ब। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है निर्धारित जांच और सत्यापन करने के बाद बैंक रिजर्व बैंक को फाइल जमा करने के लिए सभी ई रसीदों को जमा करवाएगा। कि निर्धारित जांच और सत्यापन करने के बाद जो बैंक है वह रिजर्व बैंक को फाइल जमा कराने के लिए सभी रसीदों को किसके पास जमा कराएगा, ई ग्रास में, ई बैंक में, ई FPB में या ई मित्र में। तो निर्धारित जांच और सत्यापन करने के बाद जो बैंक है वह रिजर्व बैंक को फाइल जमा कराने के लिए जो सभी ई रसीदें हैं उनको ई FPB में जमा कराएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है ई FPB का पूरा नाम है ई फोकल पेमेंट बैंक, ई फोकल पॉइंट बैंक, ई फोकस पॉइंट बैंक या ई फोकस पेमेंट बैंक। तो जो ई FPB है इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट बैंक या ई FPB, ई फोकल पॉइंट बैंक। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है CIN से आशय है चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, करेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, चालान इंडेक्स नंबर या करेक्टर इंडेक्स नंबर।
तो जो CIN होता है, सिन नंबर, इसका पूरा नाम होता है चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नगद, DD, बैंकर चेक से भुगतान करने हेतु चालान का नमूना उपलब्ध होगा। efpb.rajasthan.nic.in पर, eMitra.rajasthan.nic.in पर, ebank.rajasthan.nic.in पर या eGras.raj.nic.in पर। तो जो नगद है, DD है, बैंकर चेक है, इसके भुगतान करने हेतु जो चालान का नमूना है वह http://eGras.raj.nic.in पर उपलब्ध होगा। http://eGras.rajasthan.nic.in पर उपलब्ध होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सरकारी प्राप्तियों को नियत समय में सरकारी खाते में जमा कराने के लिए उत्तरदायी है राजकोष, सभी भागीदार बैंक, रिजर्व बैंक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सभी प्राप्तियां हैं उनको नियत समय में सरकारी खाते में जमा कराने के लिए सभी भागीदार जो पार्टिसिपेंट बैंक हैं सभी वो उत्तरदायी हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सामान्य रसीद पुस्तकें मशीन क्रमांकित रूप में शासकीय मुद्रणालय में किस प्रारूप में प्राप्त की जाएंगी। जो सामान्य रसीद पुस्तकें हैं वे मशीन क्रमांकित रूप में शासकीय मुद्रणालय से किस प्रारूप में प्राप्त की जाएंगी। GA53, GA54, GA55 या GA56, GA53, GA54, GA55 या GA56। तो जो सामान्य रसीद पुस्तकें हैं वो मशीन क्रमांकित रूप में शासकीय मुद्रणालय से GA55 के प्रारूप में प्राप्त की जाएंगी, GA55। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षा विभाग की रसीद पुस्तकें मशीन क्रमांकित रूप में शासकीय मुद्रणालय से किस प्रारूप में प्राप्त की जाएंगी। GA54, GA55, GA56 या GA57। तो जो शिक्षा विभाग की रसीद पुस्तकें हैं वे मशीन क्रमांकित रूप में शासकीय मुद्रणालय से GA56 या GA56 के प्रारूप में प्राप्त की जाएंगी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रसीद का कोई विशेष प्रपत्र निर्धारित नहीं होने पर किस प्रपत्र का उपयोग किया जाएगा। स्थायी प्रपत्र का, विशिष्ट प्रपत्र का, एकल प्रपत्र का या मानक प्रपत्र का। तो अगर रसीद का कोई विशेष प्रपत्र निर्धारित नहीं होता है तो उस मामले में जो मानक प्रपत्र है उसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खाली रसीद को किसकी अभिरक्षा में ताला और चाबी के नीचे रखा जाएगा। चपरासी, कैशियर या हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत सरकारी अधिकारी, महालेखाकार या राजपत्रित अधिकारी। तो खाली रसीद को जो कैशियर या हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत सरकारी अधिकारी है उसकी अभिरक्षा में ताला और चाबी के नीचे रखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रयुक्त रसीदों के प्रतिपर्ण किसकी अभिरक्षा में रखे जाएंगे। लेखाकार, खजांची, क्लर्क या विभागाध्यक्ष। तो जो प्रयुक्त रसीदें हैं उनकी जो प्रतिपर्ण है, काउंटर फॉइल है, वे खजांची या जो कैशियर है उसकी अभिरक्षा में रखे जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सभी रसीदें लिखी जाएंगी अंकों में, शब्दों में, अंकों एवं शब्दों में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो सभी रसीदें हैं वे अंकों एवं शब्दों दोनों में लिखी जाएंगी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन से अंकों एवं शब्दों में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सभी रसीदें किस प्रारूप या प्रपत्र में लिखी जाएंगी। GA55, GA56, GA57 या GA58। तो जो सभी रसीदें हैं वे GA57 या GA57 के प्रारूप या प्रपत्र में लिखी जाएंगी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इस आरोप पर कि भुगतान की रसीद की मूल प्रति खो गई है, क्या डुप्लीकेट प्रति जारी की जा सकती है। हाँ, नहीं, खजांची के विवेक पर या कभी कभी। तो इस आरोप पर कि भुगतान की रसीद की मूल प्रति खो गई है, डुप्लीकेट प्रति जारी नहीं की जा सकती है, जारी नहीं की जा सकती है, ऑप्शन ब। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कितने दिन से अधिक पुरानी जमा राशियों के संबंध में जमा राशि का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा, जिसका सत्यापन कोषागार में संरक्षित चालान की प्रतियों से संभव नहीं है। कि कितने दिन से अधिक पुरानी जमा राशियों के संबंध में जमा राशि का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा, जिसका सत्यापन कोषागार में संरक्षित चालान की प्रतियों से संभव नहीं है। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 1 वर्ष। तो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में बताया गया है कि जो 3 वर्ष से अधिक पुरानी जमा राशियां हैं उनके संबंध में जमा राशि का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा, जिनका सत्यापन कोषागार से संरक्षित
कोषागार में संरक्षित चालान की प्रतियों से संभव नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष, ऑप्शन ब। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सरकार की ओर से धन प्राप्त करने वाला प्रत्येक सरकारी कर्मचारी किस प्रपत्र में एक रोकड़ बही रखेगा? सरकार की ओर से धन प्राप्त करने वाला प्रत्येक सरकारी कर्मचारी किस प्रपत्र में एक रोकड़ बही रखेगा? GA47, GA48, GA49 या GA50? तो सरकार की ओर से धन प्राप्त करने वाला प्रत्येक सरकारी कर्मचारी GA48 का जो प्रपत्र है उसमें एक रोकड़ बही रखेगा, GA48। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सरकार की ओर से धन प्राप्त करने वाला प्रत्येक सरकारी कर्मचारी किस प्रपत्र में प्राप्त मनी ऑर्डर, चेक ड्राफ्ट आदि का एक रजिस्टर रखेगा? सरकार की ओर से धन प्राप्त करने वाला प्रत्येक सरकारी कर्मचारी किस प्रपत्र में प्राप्त मनी ऑर्डर, चेक ड्राफ्ट आदि का एक रजिस्टर रखेगा? GA50, GA51, GA52 या GA53? तो जो सरकार की ओर से धन प्राप्त करने वाला प्रत्येक सरकारी कर्मचारी है वह GA51 का जो प्रारूप है उसमें प्राप्त मनी ऑर्डर, चेक ड्राफ्ट आदि का एक रजिस्टर रखेगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आबकारी विभाग के गोदामों में लिपिक द्वारा रखी गई रोकड़ पुस्तक किसके द्वारा अनुप्रमाणित की जाएगी? जो आबकारी विभाग है उसके गोदामों में लिपिक द्वारा रखी गई रोकड़ पुस्तक किसके द्वारा अनुप्रमाणित की जाएगी? जिला अंकेक्षण अधिकारी द्वारा, जिला निरीक्षण अधिकारी द्वारा, जिला लेखांकन अधिकारी द्वारा या जिला आबकारी अधिकारी द्वारा? तो जो आबकारी विभाग के गोदाम है उनमें लिपिक द्वारा जो रोकड़ पुस्तक रखी गई है वह जिला अंकेक्षण अधिकारी जो आबकारी विभाग के गोदामों में लिपिक द्वारा जो रोकड़ पुस्तक रखी गई है वह जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित की जाएगी, जिला आबकारी अधिकारी द्वारा। आबकारी विभाग के गोदामों में लिपिक द्वारा रखी गई रोकड़ पुस्तक जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित की जाएगी, ऑप्शन द। ठीक है। थैंक यू।